वही वही हुआ जब गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज़ हुई। रिलीज़ के 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरे पास 275 स्क्रिप्ट्स आई। अब थिएटर में तो आपको मालूम है पैसा वैसा तो होता नहीं है, तो कुछ सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ा, एक इजी जॉब कर लिया मैंने, वो था सिक्योरिटी गार्ड का। अगर इस डर से मोटिवेट हो रहे हैं आप कि नहीं कुछ ना कुछ तो करूँगा चाहे कितने भी साल लग जाए, तो कहीं ना कहीं शायद अच्छा भी हो जाता है। मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे शाहरुख खान के साथ मिला है, खाते पीते हकते मुकते मारता हूँ और मेरे को पेन भी नहीं होता। वो तो बोल के चले जाते हैं मत करना ऐसा मत करना। हमारे यहाँ तो गांव है चूँकि, तो कभी कभी सिनेमा हॉल लगता था, लेकिन वो कच्चा लगता था, कच्चा सिनेमा हॉल। तो टीन वीन का कुछ लगा के बड़ा सा, और 1-2 महीने तक लगता था, फिर कहीं शिफ्ट हो जाता था। तो उसमें ज़्यादातर सी ग्रेड की फिल्में चलती थी, वही देखने जाते थे हम लोग। तो जैसे अंधेरी रात में, ये वो जॉन मेरी मार लो टाइप में, इस तरह की फिल्में, और तांगे वाली। और हमारे लिए ए ग्रेड की उस वक्त पे मूवी थी पुराना मंदिर। वो हमें एक सबसे बड़े बजट की फिल्म शायद मैंने देखी होगी अपनी लाइफ में। तो इस तरह की फिल्में थी ज़्यादातर। तो सब वीडियो वीडियो थिएटर टाइप? नहीं, प्रॉपर सिनेमा हॉल। हाँ, प्रॉपर सिनेमा हॉल में होती थी। तो वही फिल्में देखते थे। और फिल्मों का ये था कि उसमें जो सीन होते थे, उन सीन को देख के लगता था कि यार फिल्मों में जाना चाहिए। लेकिन वो तो हर एक बच्चे की अपनी फैंटेसी होती है कि इनको देखो फ्री में मिल रहा है सब किस विस करने के लिए, ये वो सब। तो इसलिए इतना ज़्यादा हमारे यहाँ कल्चरली इतना ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग नहीं थे वहाँ पे। ये सब खेती बाड़ी करते थे टाइप में अपनी। तो इतना ज़्यादा मेरा वो नहीं था कि सिनेमा को लेके मैं कुछ सोच रहा हूँ। थोड़ा जब बड़ा हुआ तब धर्मेंद्र हमारे यहाँ बड़े फेमस थे पूरा वेस्टर्न बेल्ट में, तो उनकी फिल्में देखते थे। तो सिनेमा तो ऑफकोर्स उसको कहाँ समझ में आता है, तो हाँ, आपको तो यही लगता है कि जो पर्दे में चल रहा है वही सिनेमा वही। और फैमिली के बारे में उस वक्त, मतलब आपकी फैमिली, सिबलिंग्स? फैमिली, हमारी फैमिली में लाइक हम लोग 7 भाई थे, 2 बहनें हैं, और वही और उसके अलावा भी दूसरे परिवार के लोग रहते थे। तो एक बहुत बड़ा सा घर था, तो उसी में जॉइंट फैमिली की तरह तौर पे रहते थे। और चाचा ताऊ ये वो सब एक ही साथ रहते थे। तो उसमें ये फ़ायदा होता था कि बहुत सारे जब लोग अपनी खेती बाड़ी से आ जाते थे, शाम को घर पे बैठते थे, तो उसमें जो हम बच्चे जो लोग होते थे वो एक दूसरे की कॉपी वॉपी करना, उसके चाचा ने चाची ने ये बोला ऐसे बोलती है वो, तो इस तरह की चीज़ें रहती थी पूरे उसमें। धीरे धीरे बड़े होते गए लोग, उनकी शादियाँ होती रही, अलग शिफ्ट होते रहे, मतलब उसी गांव में आसपास दूसरे घरों में शिफ्ट होते चले गए। वरना मैंने ज़्यादातर जो अपना टाइम निकाला वो आई थिंक 20-25 साल जो है ना, वो जॉइंट फैमिली में, कोई आई थिंक 70-80 के आसपास फैमिली मेम्बर थे, उनके बीच में निकाला। एक सपोज़ माँ बाप हैं तो उनके 18 बच्चे हैं, मेरी खाला हैं तो उनके इतने बच्चे थे। हमारे यहाँ जैसे 7 मैं हूँ, 2 बहनें, तो इतने बड़े बड़े परिवार से रहते हैं, सगे भाई बहन। हाँ, उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप, क्या बॉन्डिंग? मतलब चूँकि मैं बड़ा था, सबसे बड़ा भाई हूँ, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट था मैं खुद गलत काम करता था, उनको नहीं करने देता था। तो इस तरह की बॉन्डिंग रही है। तो सबके साथ यही रहा? हाँ, सबके साथ, भाइयों के साथ या बहनों के साथ? हाँ, सबके साथ तक वो वैसा ही है या? वैसे ही है, अभी भी वैसे ही, काफ़ी स्ट्रिक्ट। अभी मैं उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट। अभी भी नवाज भाई बड़े भाई हैं? बड़े भाई हैं जी। तो वो जो दौर था जब आप अपने चाचा या सबकी नकलें करते थे, क्या वही वो टाइम था जब पहली बार सोचा होगा, या वो कहीं सबकॉन्शियसली स्ट्राइक किया होगा कि एक्टर बनना है? नहीं, वो भी उस वक्त पे भी नहीं सोचा था कि वो तो अमूमन सभी बच्चों में होता है उस तरह का। तो लेकिन लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे यहाँ पे एक लड़की रहती थी हमारे गांव में, दूसरे मोहल्ले में। उसके घर से मैं निकल के स्कूल जाता था, डीएवी कॉलेज था हमारा। तो वो कौन सी जगह थी? बुढ़ाने में ही, अच्छा, जो मेरा गांव है, मतलब हाँ, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वो दूसरा मोहल्ला, वहाँ पे एक लड़की थी। और जब टीवी नया नया आया था हमारे गांव में, टीवी आ गया था 2-3 साल पहले शायद आ गया होगा, बट हमारे गांव में उस वक्त पे नया नया आया था। तो वो अपने घर से निकल के टीवी देखने जाती थी दूसरे घर में, जो अमीर था वहाँ पे, उसके घर में टीवी देखने जाती थी। अब हमारा चल रहा था 1 साल से, वो सिर्फ देखा दाखी चलती थी वहाँ पे, तो 1 साल तक लोगों। तो मैंने सोचा यही मौका है, इसी बीच में उसको बोल देता हूँ मैं। तो वो जा रही थी निकल के, मैंने सोचा सुनो तो सही, बात तो करो।
मैंने क्या बात कर ली है? मैंने मिलते मिलते हैं शाम में कहीं, अब अलाउड नहीं था इस तरह की फैमिली में लड़की का बाहर निकलना, तो मिलते हैं, नहीं नहीं मुझे टीवी देखना है। मैंने टीवी में ऐसा क्या, कृषि दर्शन ही तो देखने जाती है तू। तो अब वहाँ पे कृषि दर्शन भी उस वक्त पे बहुत पॉपुलर था, सब देखते थे। हाँ, बूढ़े चौधरी आते थे उस पर, वो बैठ के फसलों के बारे में बताते थे। मैंने उसमें क्या इंटरेस्ट है, वो तो हम करते ही हैं, तो मज़ा तो तब आएगा जब हम लोग बैठ के अपनी दूसरी बातें करेंगे। तो नहीं वो, लेकिन चली गई। जब वो जा रही थी तब मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया कि एक दिन तुझे टीवी मांगे दिखाऊंगा मैं। ओह, हाँ, तो वो चली गई देख क्या लिया। बात है। आप श्योर हो कहीं ना कहीं बैठे थे? हाँ, तो फिर मैं जब बम्बई आया सब एनएसडी करके, तो मैंने एक सीरियल किया, उसमें एक एंट्री थी मेरी। तो जब वो आई तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने कहा यार अगर वो है तो उसको बोल कि मैं टीवी पे आया हुआ हूँ। तब इस बीच में 8 9 10 साल हो गए थे ना। तो उसने बोला फिर उसकी शादी हो गई, और जिससे शादी हुई ना बहुत ही मौलाना है वो। ओह। हाँ, टीवी तो क्या वो कुछ भी नहीं देखने देते। तो मैंने कहा यार ये तो गया काम से अब तो वो एपिसोड में ही भूल गए। तो फिर ये पहली बार कब लगा कि एक्टर बनना है? हाँ, उसके बाद एक्टर ग्रेजुएशन कर लिया था मैंने। ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, मैंने कहीं जॉब मिली। अब ग्रेजुएशन करने के बाद कोई जॉब वॉब तो मिलता नहीं, क्योंकि आप कोई स्पेशल आपने कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स तो किया नहीं है। तो ऐसे ही जब मैं आया था एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में माइक्रोबायोलॉजी करने के लिए। तो किसी ने मुझे बता दिया यहाँ पे सुरसागर है एक वहाँ पे जगह बड़ौदा में, वहाँ पे एमएस यूनिवर्सिटी का ड्रामा डिपार्टमेंट है वहाँ पे। तो मैंने वहाँ जाके एडमिशन ले लिया। अब अपनी एडमिशन ले लिया, और वो थिएटर का पहली बार मैंने वहाँ पे देखा थिएटर, और वहीं पे करने लगा मैं। तो गुजराती प्ले से मेरी एक्चुअली स्टार्ट हुआ मेरा जो थिएटर का जो वो था। तो 1 1.5 साल करने के बाद वहाँ पे किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में थिएटर करो, क्योंकि आप हिंदी अच्छी है आपकी। तो उससे पहले फिर मैं लखनऊ गया। लखनऊ जाके मैंने बीएनए किया, 2 साल तक बीएनए किया। फिर मैं एनएसडी गया, एनएसडी का फॉर्म भरा, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो फिर एनएसडी की मैंने एनएसडी पास आउट करने के बाद फिर 3 4 साल के बाद मैं बॉम्बे आ गया। उसके बीच में स्ट्रीट प्लेस भी किया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनएसडी। तो इस तरह का हुआ फिर बॉम्बे में आके, मतलब सिनेमा का, अगर करेक्ट सिनेमा का जो इंट्रोडक्शन मेरा हुआ वो बॉलीवुड से नहीं बल्कि वर्ल्ड सिनेमा से पहले हुआ। उसके बाद से मैंने जब एनएसडी पास आउट करने के बाद तब मैंने आई थिंक फिल्में देखनी पड़ी, देखनी शुरू की मैंने बॉलीवुड की। या तो मैं सी ग्रेड की फिल्में देखता था, या फिर डायरेक्ट वर्ल्ड सिनेमा देखा, या फिर उसके बाद देखना शुरू किया। हाँ, उसके बाद बॉलीवुड। बट केमिस्ट तो चलो मान लिया क्योंकि आपका वो फील्ड था जब आप खुद साइंस ग्रेजुएट रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड क्यों? सिक्योरिटी गार्ड कैसे लिया था, क्योंकि मैं थिएटर एनएसडी में जाने से पहले 1 साल दिल्ली में था। अब थिएटर ग्रुप में था मैं, साक्षी थिएटर ग्रुप था। अब थिएटर में तो आपको मालूम है कि पैसा वैसा तो होता नहीं है, तो कुछ सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ा, एक इजी जॉब कर लिया मैंने, वो था सिक्योरिटी गार्ड का। वो नोएडा में कहीं था, टॉय फैक्ट्रीज़ के आगे मैं खड़ा रहता था। तो आई थिंक 1 1.5 साल वो किया, वहाँ से पैसा वैसा आ जाता था। लेकिन वहाँ से फिर मुझे निकाल दिया था उन लोगों ने, क्योंकि मैं थोड़ा वीक था। अब तो थोड़ा ठीक ठाक हूँ, पहले वीक था। मैं वही तो हाँ, आपको सिक्योरिटी गार्ड भी कोई क्यों रखेगा? हाँ, आप छोटे से दिखने वाले, छोटे से दिखने वाला, हाँ। क्यों कहेगा कि आप? और मुझे दरवाजे पे खड़ा कर रखा है। तो अगर कोई आएगा तो जानबूझ के आएगा, ये तो मरियल है, बिल्कुल हटाओ इसको। दिन की ड्यूटी होती थी, रात की दिन की होती थी, दिन की थी। और तब ये समझ लो कि नोएडा जो है ना बिल्कुल सुनसान था, डेजर्ट था, बिल्कुल रेगिस्तान टाइप का लगता था, कुछ नहीं था उस वक्त वहाँ पे। तो वहाँ पे करता था तो शेड कुछ था नहीं, धूप में, अब दिल्ली की गर्मी और धूप, तो उसमें मैं खड़ा रहता था। तो है मैंने कि ये जल्दी से ख़त्म हो ये काम। हाँ, 1.5 साल किया। तुमने ये जल्दी से ख़त्म हो शाम के 5 बजे, और मैं थिएटर के लिए जाऊँ, क्योंकि मैं साथ साथ थिएटर भी करता था। तो 5 बजे वो ख़त्म करता था, सीधा मंडी हाउस में आता था। मंडी हाउस में आके तब जाके मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, सांस में सांस आई, हाँ हाँ जिंदा हो। वहाँ पे थिएटर शुरू करते थे। तो सर्वाइवल के लिए वो करना पड़ा। एनएसडी के बारे में बात करते हैं। आपको लगता है कि एनएसडी ने आपको एक्चुअली
शेप अप किया एज एन एक्टर, या बिल्कुल बिल्कुल। या जो भी उसके बारे में आप बात करना चाहें? आई थिंक NSD ही एक ऐसा इतना बड़ा रीज़न था मेरी लाइफ में जिसने मेरा एक्टिंग का स्टाइल, मेरा सोचने का, सबसे बड़ी बात तो सोचने का नज़रिया बिल्कुल चेंज कर दिया। आई थिंक इंस्टीट्यूशन एक ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वो जितने भी क्रिएटिव इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। वहाँ जो आप थॉट लेके आते हो और वहाँ से जो लेके निकलते हो, उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे NSD से, मैं कुछ और सोचता था पहले लाइफ के बारे में या सब चीज़ों के बारे में, लेकिन NSD में जो पढ़ाई होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ख़जाना होता है, ये आपके ऊपर होता है कि आप वहाँ से कितना ले सकते हैं, क्या निकाल पाते हैं। तो वही थी, NSD ने पूरा सोचने समझने का मेरा पूरा मयार ही चेंज कर दिया एक्चुअली। मैं जिस तरीके से मैं चूँकि साइंस का भी स्टूडेंट था मैं, और एक गांव से, वही उस तरह के गांव से जहाँ खेती बाड़ी करते हैं लोग, लेकिन NSD में आके पूरा सोचने का ही मेरा नज़रिया चेंज है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूट। एब्सोल्युटली, करने का फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली। तो आपको, मुझे लगता है, मतलब मैं एज एन एक्टर शायद मैं सही सोच रहा हूँ कि जब तक आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हो एज एन एक्टर या किसी भी फील्ड में जिसमें भी आप हो, और मुझे लगता है कि अभिनेता का तो फील्ड हर चीज़ है। बिल्कुल किसी भी बारे में बात करो उसके लिए वो फील्ड हो सकता है, क्या पता आपको कभी करना ही पड़ जाए। एग्जैक्टली। तो खेती से लेके वो साइंटिस्ट तक कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे इश्यूज में मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट इंटरेक्ट करें, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी इंटरनेट की वजह से या इन सब चीज़ों की वजह से लोग थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जोन में जाने लगे। आपको लगता है कि वो थोड़ी खतरनाक चीज़ है? बहुत ख़तरनाक, एक्टर के लिए स्पेशली बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि मैंने जो महसूस किया उस वक्त पे जब हम लोग थिएटर कर रहे थे, हम लोग जैसे हम अभी हमारा भी डिस्कशन हो रहा था दोनों का, वो ये था कि सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, डिस्कशन हो रहा है, कोई शाउट कर रहा है, कोई एंग्री हो रहा है, कोई जेलस हो रहा है, कोई प्राउड फील कर रहा है, और डिस्कशन होता था, अगले दिन फिर बहुत अच्छे ठीक हो जाते। तो वहाँ पे जो, और इमीडिएटली क्या होता था, कोई थिएटर की रिहर्सल भी हो रही है खड़े होके कि नहीं ये तू गलत कर रहा है, मैं करके दिखाता हूँ, देख शायद ये ठीक हो। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस में थे हम लोग उस वक्त पे, और मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूँ उस वक्त पे आई थिंक मंडी हाउस का जो चौराहा था इतना बड़ा, उस पर आई थिंक कम से कम कोई 50-60 थिएटर ग्रुप के लोग रिहर्सल करते रहते थे, क्योंकि उस वक्त पे ना तो इंटरनेट था, ना मोबाइल था, ना कुछ था। तो प्रैक्टिकली एक्टर डायरेक्टर सब प्रैक्टिकली कर रहे होते थे। करना होता है आपको, हाँ, ग्राउंड पे आना, एक्टिंग इज डू इट डूइंग है। तो वो सब कर रहे होते थे, और उसी में हम भी थे, हम भी अपना अपना अपने अपने किसी प्ले की रिहर्सल कर रहे हैं। ये सब कंटिन्यूसली 3-4 साल तक कंटिन्यूसली चलता रहा, ये 4-5 साल तक हर रोज़ रिहर्सल करना, प्रैक्टिस करना, ये सब चलता रहा। अब जाके देखो सन्नाटा है, कहाँ है स्टूडेंट, बिजी हैं, कहाँ है बिजी, इंटरनेट में बिजी है, कोई प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा उठ के। तो इसलिए बहुत डेंजरस है आई थिंक ये युग जो है, जिसमें ये जो ये सब जो गैजेट्स में से जो बिजी कर दिया ना, उसके लिए एक्टर के लिए बहुत स्कैरी है। तो बहुत सारे एक्टर थे उस वक्त पे, लाइक नसीर साहब थे, ओमपुरी थे, पंकज कपूर, और पुरानी फिल्म जैसे दिलीप साहब, इन लोगों से, उनकी फिल्में देख के इनसे बहुत इंस्पायर हुआ मैं। बल्कि एक फिल्म थी पंकज कपूर की, एक डॉक्टर की मौत, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। उसमें बिकॉज ऑफ डायलॉग, एक डायलॉग लिखा होता है कि हमारा काम है, हम इस दुनिया में आए हैं, हमारा काम है कि डिस्कवर करना चीज़ों को, अगर ये रुक जाएगा तो बहुत, तो इस तरह का कुछ डायलॉग, तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया। और एक्टर था मैं उस वक्त पे, तो ये डायलॉग मेरे दिमाग में ऐसा बैठा कि मुझे अब लाइफ में ना थ्रू द कैरेक्टर्स, हमारा मीडियम एक्टिंग करना ही है, थ्रू द कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहना है लाइफ में। सिर्फ यही अपना मोटो बनाना है मुझे अपनी लाइफ पे, चाहे वो फिल्म हो, सिनेमा हो, थिएटर हो, नो मैटर विच मीडियम यू आर यूजिंग। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि कंटिन्यूसली जब मैं सिर्फ यही सोचता, जब कैरेक्टर मुझे मिलता था उसी में इन्वॉल्व हो जाता था, तो वो उस प्रोसेस को मैंने अपना लिया और उसमें फिर मुझे मज़ा आने लगा। तो देखो वही है ना कि एक छोटी सी चीज़ आपको कहाँ पे किस तरीके से इंस्पायर कर देती है। तो ये ज़्यादातर ये एक्टर थे जिनकी परफॉर्मेंस से मैं इंस्पायर होता था। तो उस दौरान यही इन्हीं में से कुछ टीचर भी रहे होंगे, तो ऐसे दौरान टीचर्स थे उनके बारे में कुछ आप? अनफॉर्चुनेटली नसीर साहब हमारे साथ, एक जब हम लोग सेकेंड ईयर में थे, एक वर्कशॉप करते हैं जाके हर साल, उस साल नहीं हो पाया। तो इस चीज़ का मैं बहुत दुख था कि यार नसीर साहब के साथ, क्योंकि नसीर साहब की क्लासेस जो होती थी वो बहुत पॉपुलर होती थी, और वो चेंज भी दिखता था एक्टर्स में। जब वो क्लास लेके आते थे वापस बॉम्बे आते थे दिल्ली से, तो वो चेंज एक्टर्स में दिखता भी था परफॉर्मेंस के टाइम पे।
तो मैं नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, बट उनसे मैंने लाइक फिल्मों के थ्रू उनसे काफ़ी कुछ सीखा। बट ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ जहाँ पे डायरेक्ट उनसे कुछ सीख सकूँ। लेट डाउन इसलिए नहीं हुआ कि वापस तो जाना नहीं था, क्योंकि अगर दिल्ली वापस जाते तो वहाँ पे बोलते बड़ा गया था हीरो बनने, बम्बई में गया था और गांव भी नहीं जा सकता था मैं, क्योंकि गांव वाले तो ऑलरेडी बोलते थे कि हम तो पहले ही बोलते थे शक्ल ना सूरत तेरी, हमने तो सही बोला था। तो ये सारी चीज़ें इस डर की वजह से मैं नहीं जा पाता था। ये सवाल अभी आपने पूछा है तो मैं मतलब आपने बताई ये बात, तो मैं इसी से सवाल निकालने की कोशिश कर रहा था कि हम्म, कई बार ये जो प्रेशर है कि आपने अपने दिमाग में बनाया ना, ये प्रेशर ऐसा किसी ने बोला तो नहीं होगा आपको क्या? कि तू वापस आएगा तो हम तुझे ऐसा बोलने वाले हैं, लेकिन हाँ, मैं ऑफकोर्स सिर्फ सब कुछ एक दिमाग में बनाया। सवाल लेके आ रहा हूँ कि ऐसा बहुत सारे एक्टर्स होंगे जो शहर में आते हैं और वो वापस नहीं जाते हैं अगर कुछ नहीं हो रहा है। क्या ये जो डर है कि वापस जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि आप बढ़ा गए थे, तुम एक्टर बन रहे हैं, हमें तो पहले ही कहा। आपको लगता है कि डर हमें एज एन एक्टर जितने भी लोग हैं आते हैं उनको ये पालना चाहिए? क्योंकि मैं ये सोच के साथ मुझे लगता है ये विचार मेरे दिमाग में भी आया कभी कभी कि अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस जाएंगे तो लोग बोलेंगे। ये डर होना चाहिए आप में, क्योंकि ये डर भी तो खतरनाक है, या ये डर आपको पॉजिटिवली लेके जाता है? आई थिंक ये डर एक ऐसा होता है, या तो बहुत ही ख़राब हो जाता है, बहुत अच्छा भी हो जाता है। अगर इसी डर को रहते हुए आपको एक मोटिवेशन मिल रहा है, अगर इस डर से मोटिवेट हो रहे हैं आप कि नहीं कुछ ना कुछ तो करूँगा चाहे कितने भी साल लग जाएं, तो कहीं ना कहीं शायद अच्छा भी हो जाता है और कहीं कहीं बहुत बुरा भी हो जाता है, क्योंकि इस डर को चलो वापस नहीं जाऊँगा, चलो कुछ और काम कर लेता हूँ, ये भी होता है। बट मे भी शायद ये डर मेरे लिए कामयाब हुआ। आई थिंक देखो हर करियर में आपके हर कोई भी फिल्म हो वो कुछ ना कुछ या तो वैल्यू ऐड करती ही है, भले बहुत छोटे लेवल पे करे, भले ही कुछ फिल्में होती हैं जो बहुत बड़े लेवल पे ऐड कर देती हैं, वैल्यू ऐड कर देती हैं आपकी फिल्म में। मैं सच बताऊं, अगर मैंने सरफरोश में एक सीन भी किया था 40 सेकंड का, तो वो भी उसने कुछ ना कुछ तो ऐड किया है। उसकी वजह से अनुराग से मैं मिला, अनुराग ने मुझे बोला कि मैं जब शूल कर रहा था, शूल में भी एक छोटा सा रोल किया था मैंने, कि ये रोल मत कर, तू अच्छा एक्टर है, तो ये तो बहुत छोटा है, उससे भी छोटा रोल है। मैंने करने तो पैसा चाहिए मुझे, तो फिर करने दिया। बट एटलीस्ट मैं उसकी नज़र में तो आया था। अनुराग को लग रहा था कि मैंने तो सोचा कोई ऐसे ही रैंडमली कोई लड़का पकड़ के ले आया हूँ, उससे करवाया ये रोल, बट तूने किया ये, तो मुझे तो मैंने हाँ मैंने ही किया। तो एटलीस्ट उस रोल को करने से कुछ तो ऐड हुआ, किसी की सोच में ऐड हुआ, किसी की सोच में ऐड हुआ। तो और ऐसे ही करते करते मेरा प्लान यही था कि मैं एक एक सीन ही करूँगा, कोई मुझे एक एक सीन ही मिलेंगे, तो मैं करता गया। बहुत सारी फिल्में की मैंने जिसमें एक एक सीन किया। 5-6 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि यार अब 2 सीन मिलने चाहिए। तो तब जाके मुझे जो एक एक सीन वाले रोल आते थे मैंने उनको मना करना शुरू कर दिया, और फिर ब्लैक फ्राइडे मिली मुझे। तो ब्लैक फ्राइडे में एटलीस्ट 3 सीन थे। वही था, ब्लैक फ्राइडे में जब काम किया तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिलीज़ हो जाए, वो बैन हो गई। तो 2-3 साल के बाद फिर रिलीज़ हुई, तब तक लोगों ने उसको डीवीडी पे यहाँ वो वही हो गया। बट ये था कि मैं अनुराग के काफ़ी करीब आ गया था। तो अनुराग ने प्रॉमिस उस वक्त पे किया था कि मैं अगर अभी तो मेरी इतनी चलती नहीं, लेकिन जिस दिन मैं हो जाऊंगा उस लायक, तो मैं ज़रूर तुझे कुछ ना कुछ तो बढ़िया करवाना है, टाइप में इस तरह का था। तो वही था। और ब्लैक फ्राइडे से जब वो बैन थी फिल्म, उसके बीच में भी स्क्रीनिंग होती होगी, तो लोग देखते थे उसको, तो उन 2-3 सीन की जो है लोग अप्रिशिएट करते थे। तो उस वक्त पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे आ गया था कि शायद अब ठीक ठाक हो जाएगा मेरा, मे भी। हालांकि मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी कि मेरा ठीक होगा। मैंने अपनी दुनिया वही बना ली थी कि भाई मैं इस टाइप का आदमी हूँ कि हमें एक एक 2-2 सीन ही मिलेंगे, वही करते रहूँगा। और मैं उस चीज़ में खुश था बिल्कुल। कोई मेरे को कभी दुख नहीं हुआ। हाँ, बट थोड़ी सी वो बढ़ जाती है कि 3 सीन है बस काफ़ी है। धीरे धीरे हाँ, लालच बढ़ रहा था। लालच नहीं बढ़ रहा था, लालच बढ़ी नहीं। मैं 3 सीन मिल गए, दैट्स इट। ये मेरा पीक है अभी तक का। हाँ, मेरा पीक है, बस दैट्स इट। मैं खुश हूँ। वही हुआ जब गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज़ हुई। रिलीज़ के 1 से 1.5 महीने के अंदर मेरे पास 275 स्क्रिप्ट आई थी। 275 275 स्क्रिप्ट 1.5 महीने के अंदर।
और मैंने उसी वक्त पे सोच लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, इतने सालों से मैं था, कि मैंने ये सबसे बड़ी वो हाँ, ये सबसे बड़ा ट्रैप है मेरे लिए कि या तो इस तरफ या इस तरफ होगा। तो बेटर है कि जो स्क्रिप्ट इस इम्पैक्ट से आई हैं उनमें से मुझे कुछ भी नहीं करूँगा मैं। ओके। अपने आप को टाइम दो, थोड़ा बैठ जाओ, खाली बैठ जाओ, जो होगा वो देखा जाएगा टाइप पे। क्योंकि मैंने पीछे के एक्सपीरियंस लोगों के सुन रखे थे कि जब आदमी का वो आता है तो फिर लोग आते हैं एम टाइप की स्क्रिप्ट लेके और करवाना, आपको मुंह मांगा पैसा भी देते हैं। तो इन सब चीज़ों लाइक ऐसा होता था, कभी कभी ब्लैंक चेक रखे रहते थे मेरी टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, कि आप कितना भी अमाउंट भर दो इसमें और कभी भी डेट दे दो, 2 साल बाद की डेट दे दो, और कितना भी अमाउंट भर दो। मैंने ये मुझे भूखा रहने की आदत है, मैं रह लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो करना ही नहीं है कुछ भी। तो वो उन सब स्क्रिप्ट में तो कुछ भी नहीं किया मैंने। तो वासेपुर के बारे में बताइए, कुछ क्या क्या एक्सपीरियंस रहा उस दौरान? वासेपुर का ये था कि लाइक थोड़ा सा जब पहली बार पड़ा मेरे ऊपर के मेन रोल करना है, उसमें मेन रोल है, तो मेरा थोड़ा सा नर्वसनेस हो गई थी। बट चूँकि अनुराग यू नो वेरी वेल कि भाई जब वो अपने एक्टर को कितना सिक्योर और कितना किस तरीके से चाहते हैं वो अपने एक्टर को, तो इस मामले में थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंट था कि अनुराग संभाल लेंगे। और जब सेट पे गए होने के बाद जब सेट पे गए तो 2 दिन तक आई थिंक मैंने थोड़ा ओवर एक्टिंग की, क्योंकि वो पावरफुल कैरेक्टर है, तो मैंने सोचा पावरफुल दिखाना है। तो अनुराग ने वहीं पे जहाँ पे वो हम लोग रुके हुए थे हैं, वहाँ पे आके मेरी रात में क्लास ली कि तू शो कर रहा है, पावर शो नहीं, फैसल खान पावर शो नहीं कर सकता, तो अंदर रख अपने, हैं खुद पावरफुल है वो, तो काय को शो तू काय को शो कर रहा है, तो मैं वो तो बोल के चले जाते हैं, मत करना ऐसा मत करना, ये मत करो यार, ये मत करो। तुम इसे देखोगे नहीं, नहीं करो, क्यों कर रहे हो यार? क्यों कर रहे हैं? नहीं, उनका एक बहुत यूनिक स्टाइल है अपने एक्टर को हैंडल करने का, जो आपको बिना कहे भी आपको उस दिशा में सोचने पे मजबूर करके छोड़ के चले जाते हैं। मतलब वो ये है कि उंगली दे के चले जाते हैं, हाँ, डंडा दे के चले जाते हैं, निकल लिए, आप करते रहो। तो वो उनकी बहुत कमाल की चीज़ है। तो और फिर नेक्स्ट डे से मैंने सोचा कि मैं नहीं करूँगा एक कुछ भी, ये सब शोबाजी बिल्कुल नहीं करूँगा, पावर को शो करना। बड़ा मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल था, क्योंकि पूरी रात में एक एक्टर जो इतने सालों से अपने आप को ये नहीं कहूँगा कि प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी वो चाह रहा है कि उसका काम लोगों तक पहुँचे, और अचानक से वही सब लोग जो 15 दिन के गैप पे जहाँ उधार मांगते थे, सामने ब्लैंक चेक पड़े हों, बहुत मुश्किल टाइम होता है वाकई। मना करना बहुत मुश्किल था। बट यू थिंक दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर एक्टर्स कि नहीं, जो आपको नहीं करना वो आप नहीं करो, चाहे बिल्कुल, क्योंकि लालच तो आता ही ना, लालच तो आता, ब्लैंक चेक का लालच बहुत इंटरेस्टिंग, एब्सोल्युटली। और थैंक गॉड वो मेरा ये हुआ कि थोड़ा एक्सपीरियंस था, जो प्रीवियस एक्टर्स थे उनका जो राइज हुआ, फिर वो डाउनफॉल फॉल हुआ, तो उससे काफ़ी कुछ सीख लिया था कि नहीं यार, ये गलतियाँ मुझे नहीं करनी चाहिए एटलीस्ट। चलिए, तो फैजल खान, उसके बाद बहुत सारी फिल्में, आप नाम गिनाना शुरू करूँगा तो बहुत सारी हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो फैजल खान, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि फैजल खान आज भी आपके अंदर कहीं जिंदा है, या ऐसे कुछ कैरेक्टर्स नहीं कहीं कुछ इम्पैक्ट छोड़ के चले गए हों, वो कुछ ऐसे कैरेक्टर रह जाते हैं आपके साथ कि यार वो जो किया था ना, उसमें जो एक फील लेवल आपको आया होगा और वो आपको रिच करके चला गया? ऑफ कोर्स, जैसे ये होता है कि आप जब कोई कैरेक्टर करते हो, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर से ही वो टैप करने की कोशिश करते हो, उसका कुछ पड़ा होता है आप भी के अंदर, डिस्कवर करते हो वो चीज़, और फिर वो छोड़ते इसलिए हो, छोड़ना पड़ता है उसको कि ताकि दूसरा कैरेक्टर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर सकें, है ना। लेकिन ये कहते हैं ना कि जब आप कैरेक्टर से कुछ लेते हैं तो वो भी आपकी लाइफ से बहुत कुछ लेके चला जाता है, ये तो फैक्ट है। हर कैरेक्टर जो है आप में से, दैट्स वाई आई थिंक एक्टर इसीलिए लास्ट में बिल्कुल खाली रह जाता है, एक पॉट की तरह ड्राई हो जाता है, वट एवर न्यूट्रल स्टेट में आ जाता है, मे बी शायद, क्योंकि वो सारे इमोशन तो उसने अपने कैरेक्टर को दे दिए, उसके पास बचा क्या, खाली कुछ भी नहीं। तो और डेफिनेटली जब आप कोई कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल जैसे रमन राघव किया था मैंने, तो मैं तो बिल्कुल ऐसा हूँ नहीं जैसा रमन राघव था, बट चूँकि उसकी फ़िलॉसफी ये है कि भाई मैं तो लोगों को मार देता हूँ
खाते पीते हकते मूतते मारता हूँ मैं, और मेरे को पेन भी नहीं होता। ये इस सोच पे बिलीव करना, आप तभी उसका कैरेक्टर कर सकते हो जब उसके इस थॉट पे आप पूरी तरह से बिलीव कर सको, फेथ कर सको, तभी ये कैरेक्टर हो तभी सकता है बाहर आ आपसे। सकता है। तो वो मेरे लिए तो बहुत ही स्कैरी था। मैं तो अपनी लाइफ में किसी को हाथ नहीं उठाया आज तक। तो एक आदमी है ये बोल रहा है कि मैं तो ऐसे ही मार देता हूँ मार किसी को भी। दो, just for the fun। हाँ, तो कहीं ना कहीं जब आप ढूंढते हैं ना अपने अंदर से, तो कहीं ना कहीं हर चीज़, पूरा नेगेटिविटी भी आपके अंदर होती है, पॉजिटिविटी भी आपके अंदर, हर एक औरत भी आपके अंदर, एक बच्चा भी आपके अंदर होता है, हर चीज़ आपके अंदर होती है। उसको डिस्कवर, थैंक गॉड हमें एक हमें ऐसे मौका मीडियम मिल में जाता है हमें इस कि मीडियम हमें में वो है मौका जहाँ मिल जाता है, थैंक गॉड। बहुत सारे लोगों बहुत के सारी emotion- जिंदगियाँ जीने का, बहुत Exactly। सारे इमोशंस जीने का। तो ऐसे कोई कैरेक्टर्स जो चैलेंजिंग रहे हो आई थिंक मुझे लगता है कि एज एन एक्टर, आपकी अपनी उससे, हाँ, हर एक कैरेक्टर होता है थोड़ा बहुत चैलेंजिंग, लेकिन आपको लगा हो कि ये तो मतलब मैं, जैसे रमन राघव के बारे में बात करते हैं, ये हो ही नहीं सकता है, मतलब ये इस सोच के आसपास भी नहीं हूँ मैं कहीं। हाँ, तो ऐसे कुछ कैरेक्टर जो आपको लगा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि एक्टर के लिए आई थिंक सारे रोल ही इसीलिए नर्वसनेस भी होती है, क्योंकि भाई मैं ये नहीं हूँ। देखिए, करने को तो कोई भी कैरेक्टर कोई भी कर सकता है, बट जब आप उसको एक रेस्पेक्ट देते हो, सामने वाले कैरेक्टर को जो आपको मिला है उसको रेस्पेक्ट देते हो, तो उसका आई थिंक उसमें बहुत सारी गुंजाइश बन जाती हैं उसको अचीव करने की। ये आप ही क्रिएट करते हैं। मैं कहता हूँ कि एक सेम रोल एक किसी और को दे दो और एक आपको दे दो, उन्हीं उसी और डायलॉग भी सेम है, सब कुछ सेम है, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है उसके बावजूद भी। ये आप ही हो, या एक सोच होती है डायरेक्टर की जो वो लेवल आपको अचीव करवाते हैं, चाहे वो राइटर हो चाहे कोई भी हो। तो बहुत सारे कैरेक्टर थे जो वाकई बहुत चैलेंजिंग थे। मिसाल के तौर पे जैसे अभी तलाश का भी नाम लिया, तलाश थी। तलाश में मेरे लिए एक रेफरेंस पॉइंट था मेरा भाई छोटा। ओके। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही चलता है, ऐसे ही देखता है सब कुछ, और ओह। हाँ, और है एवं टाइप में। लेकिन ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या क्या चल रहा है दिमाग में? प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह का वो रहता है उसका। तो उस तरह के रेफरेंस पॉइंट, थैंक गॉड के हमें बहुत सारा टाइम मिला खाली। तो मैं तो अब मुझे अच्छा लगता है कि जो स्ट्रगलिंग टाइम था जिसमें काम नहीं था कई सालों तक, उस टाइम में ऑब्जर्वेशन, रियलाइजेशन और बैठ के सोचना लोगों के बारे में, लाइफ के बारे में, तो वो जो टाइम पीरियड था वो बहुत कारगर अभी साबित हो रहा है जब आपको कैरेक्टर मिलता है। गुड। मंटो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने किए हैं जो फिक्शनल भी हैं और नॉन फिक्शनल भी हैं। अगेन मंटो लिटरेचर में एक बड़ा नाम है। तो उसके पोर्ट्रेट को लेके, उसकी तैयारियों को लेके कुछ? मंटो का मैंने, चूँकि मंटो का कोई वीडियो तो है नहीं, सिर्फ फ़ोटोज़ हैं, तो हमने ट्राई किया कि उसमें मैं भी हूँ, मैं जिस तरीके से मैं हूँ वो एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, और प्लस मैं ना भी हूँ, सिर्फ मैं ही ना दिखूँ, मंटो भी दिखे। अब चूँकि उनका कोई रेफरेंस नहीं था, तो हमने ट्राई किया कि इसको फिज़िकलिटी से लेके ट्राई करते हैं। पहले फिज़िकल जो क्राफ्ट है उसमें जाते हैं, एंटर करते हैं, और वहाँ से जो थॉट है उसमें एंटर करेंगे फिर। तो इसलिए मैंने शुरुआत में जो मंटो की तैयारी के लिए उसके कपड़े, उनके तरीके के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। अपने इस वाले रूम में पूरी लाइब्रेरी बना दी, पुराने गाने सुनने लगा, ये वो, तो एक पुराना सा वर्ल्ड बना के जिसमें बहुत ये गैजेट वैजेट जो मोबाइल, ये वो सोशल नेटवर्किंग की चीज़ें, ये सब बिल्कुल अलग हटा दी 10-12 दिन तक। तो मैं ऐसे ही आके जस्ट फॉर द टाइम बिंग थोड़ी देर के लिए बैठ जाता था अपना, और थोड़ा सा फील करने की कोशिश करता था। तो इस तरीके से फिर उसके ये तैयारी करने के बाद फिर उनके थॉट में एंटर करने की कोशिश की। अब लेट्स सी, अभी तो शूटिंग चल रही है, कहाँ तक पहुँचे कहाँ तक नहीं, ये तो कोशिश ही है। नंदिता जी के साथ हाँ, काम किया, तो क्या केमिस्ट्री? नंदिता की ये है कि उसको बहुत ही बहुत सारी डिटेल्ड ऐसी होती हैं जो शायद करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन तब भी करती है नंदिता। बैकग्राउंड के लिए, बैकग्राउंड जो होता है, फोरग्राउंड में एक्टर है दूसरे जो, हाँ, उनके लिए, और छोटी छोटी मंटो के लिए स्पेशली, चूँकि नंदिता ने 5 साल तक तैयारी की है, तो मंटो की, सादत हसन मंटो की एक एक बारीकी, क्योंकि इतना सॉलिड रिसर्च वर्क है नंदिता का। उनके जो बेटियां हैं अभी तीनों पाकिस्तान में, उनसे भी मिली, उनसे भी बातें होती रहती हैं नंदिता की। वो बताते हैं मंटो के बारे में, पापा ऐसे थे वैसे थे, तो वो सारी डिटेलिंग जो है ना नंदिता को मालूम है। तो उससे मुझे बहुत बड़ी हेल्प मिली कि किस तरह के इंसान रहे होंगे वो।
बहुत सारे कैरेक्टर हैं, जैसे बदलापुर में मैंने गया तो उसमें कोई मैंने तैयारी नहीं की थी। क्यों? क्योंकि उसमें डायलॉग्स नहीं थे, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट था और वो पूरा माइंड में था, अपने डायरेक्टर के श्रीराम राघवन के माइंड में था कि मुझे इस कैरेक्टर को ऐसे शेप अप करना है। तो मैं पूरा खाली होके जाता था पूरा, मैं कोई हैंगअप्स या कुछ बहुत सारी चीज़ें लेके नहीं जाता था, खाली दिमाग करके जाता था। फिर वहाँ श्रीराम राघवन मुझे बताते कि भाई ऐसे से, बहुत ही स्पॉन्टेनियस कैरेक्टर था और वो जो सारा जो तैयार हुआ सेट पे ही हुआ, वो कैरेक्टर जो पूरा तैयार हुआ। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली, खाली दिमाग होना भी अपने आप में एक तैयारी होती है। ऑफ कोर्स खाली दिमाग करना ही अपने आप में बहुत बड़ी तैयारी, बहुत बड़ी कैसे तैयारी करोगे, नहीं तो बिल्कुल हो नहीं पाएगा। हालांकि मैं तो सच बताऊं कि मैं कैटेगराइज नहीं करता हूं कि भाई ये आर्ट फिल्म है, या पैरेलल है, ये इंडिपेंडेंट है, ये कमर्शियल फिल्म है, ये फार्मूला फिल्म है। फिल्म होती है, एक अच्छी फिल्म होती है, एक बुरी फिल्म होती है। बट चूँकि लोग और एज एन एक्टर मुझे लगता है कि हम लोगों को एक एक्टर को, या कोई भी डिफरेंट जॉनर की फिल्म हो या डिफरेंट कैटेगरी की फिल्म हो, उसमें एक टास्क दिया जाता है हमें कि भाई ये आपका कैरेक्टर ऐसे आपको करना है। चाहे वो आर्ट सिनेमा हो, चाहे वो कमर्शियल सिनेमा हो, उसमें आपको वो करना पड़ता है। और हमारी जो हद है वो यहीं तक महदूद हैं कि हम करके, हमें हमारे डायरेक्टर ने बोला कि ये करना, हम करके आ गए, दैट्स इट। अब ये बाहर से लोग बोलते हैं कि अच्छा जो तुमने फिल्म की है ये आर्ट फिल्म है। पहले तो मुझे ये भी तमीज़ नहीं थी कि आर्ट फिल्म क्या होती है, कमर्शियल फिल्म क्या होती है। तो आई थिंक एक्टर के लिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं कौन सी फिल्म कर रहा हूँ। मुझे एक फ़िल्म मिली, एक टास्क मिला है थ्रू द कैरेक्टर, ये मुझे निभाना है, दैट्स इट। करना है। तो आपको लगता है कि यही एक्टर की सबसे ज़्यादा बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है? क्या सेटिस्फाई करता है कैरेक्टर डूइंग? मुझे, हाँ एग्जैक्टली, मैं जो प्रोसेस है सबसे इंटरेस्टिंग होती है मुझे। फिल्म की जो प्रोसेस है, फिल्म की प्रोसेस के दौरान जब दोनों के बीच में, डायरेक्टर और एक्टर के बीच में जो कश्मकश होती है कि भाई मुझे ये अचीव करवाना है अपने एक्टर से, और वो बोलते हैं गुड, तो वहीं पे आई थिंक वो सबसे बड़ा अवार्ड, रिवॉर्ड, व्हाटएवर जो आप कहें वो होता है। क्योंकि उस मोमेंट में हमने वो अचीव करने की कोशिश की जहाँ से, और डायरेक्टर जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो उसने बोला इट्स ओके, दैट्स इट। आई थिंक एक्टर को भी वहीं तक रहना भी चाहिए, क्योंकि फिर बाद में ग्लोरीफाइड करना कि जो मैंने कैरेक्टर किया था ये कुछ ऐसा था, वो मैंने सोचा था, नहीं यार इट्स ओके, मोमेंट में रहो। वो उसने, डायरेक्टर ने बोला, मैटर ऑफ फैक्ट है, डायरेक्टर ने बोला ये है, हो गया, दैट्स इट। बहुत अच्छा 10 टेक में हुआ, 20 टेक में हुआ, लेकिन फाइनली यू अचीव्ड, दैट्स इट। ये तो डिस्कवरी तो हमेशा ऐसी हुई ना, मतलब जब बल्ब बना होगा तो कितनी बार फेल हुआ होगा, कितनी बार फाइनली बन गया। हाँ एग्जैक्टली। और बल्ब फेल, जब वो फेल हुए तो उसको एटलीस्ट उसने बोला कि एटलीस्ट मुझे कोई 2000 बार वो फेल हुआ, और 2000 बार उसको ये मालूम हुआ कि 2000 बार 2000 तरीके मुझे पता चल गए कि 2000 तरीकों से बल्ब नहीं बनता। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनको आपको वो ईज मिली है? मैं ख्याल से सबके साथ ही मिली है। सबके साथ मिलता है आपको, चाहे वो दिबाकर हो, अनुराग हो, चाहे साबिर हो, चाहे इवन अपने जितने भी कबीर हो, चाहे सबके साथ सेटिस्फेक्शन मिलता है। ऐसे कौन से एक्टर आई थिंक मैं मुझे जो अब तक जो मज़ा आया, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा, मुझे जो सबसे ज़्यादा मुझे शाहरुख खान के साथ मज़ा आया काम करने में। क्योंकि बिकॉज वो उनकी भी थिएटर की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थिएटर की बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, ना भी हो, बट उनके साथ काम करने में थोड़ा मज़ा आया। क्योंकि हम एक सीन को कई बार ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, जो वो प्रोसेस जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए। क्या चल रहा होता है दिमाग में, क्योंकि आपने वो छोड़ा नहीं है। जनरली होता है एक्टर छोड़ देते हैं, अरे नहीं यार भाई ये नहीं करूँगा अभी, आप वो क्यों करते हैं? मुझे क्योंकि दोनों प्रोसेस में मुझे मज़ा आता है, और प्रोसेस तो एक ही होती है एक्चुअली। मुझे तो लगता है कि एक ही प्रोसेस होती है, क्योंकि उसके काम करने का तरीका, लाइक फॉर एग्जांपल अनुराग कश्यप के काम करने का तरीका जो है वो इस तरीके से है, तो हमने जाके उसको अडेप्ट करने की भी कोशिश की। और साजिद भाई फॉर एग्जांपल जब की थी मैंने, साजिद भाई का काम करने का तरीका ऐसा, उसको भी अडेप्ट करने की कोशिश की। तो उससे आई थिंक मुझे लगता है कि एक्टर इनरिच ही होता है, इन्हांस ही होता है कहीं ना कहीं। एक्टर करप्ट, वो बहुत सारे जो रियलिस्टिक फिल्मों के वो हैं, वकालत करते हैं उनकी कि वो रियलिस्टिक फिल्में ही अच्छी होती हैं। आई एम सॉरी, बहुत सारी कमर्शियल फिल्में भी अच्छी होती हैं। हाँ, तो और उनके नाम पे भी फ्रॉड चल रहा है, रियलिस्टिक फिल्मों के नाम पे भी फ्रॉड हो रहा है आजकल। तो मैं बता रहा था कि एक्टर के लिए तो वही टास्क है, वही ऑनेस्टी उसमें भी दिखेगी, वही ऑनेस्टी उसमें भी दिखेगी। अगर आप ऑनेस्ट हो, ऑनेस्टी से वो सीन कर रहे हो, तो वो उसमें भी पता चलता है। मैं डायरेक्टर, एक तो सॉरी बहुत ही
लेकिन ये सच है मेरे साथ कि मैं एक तो डायरेक्टर देखता हूँ, इट इज़ नॉट मीन कि डायरेक्टर एक्सपीरियंस्ड हो, नया भी हो, बट उसके थॉट से पता चल जाएगा कि जो स्टोरी वो सुनाना चाह रहा है, देख कैसे रहा है उसको, कहाँ ले जा सकता कहाँ है। ले जा सकता कभी कभी क्या कैसे होता है कि लेके आएगा हाँ कैसे लेके आएगा स्क्रीन पे। तो वो मैं आई थिंक और मेरे लिए इस कैरेक्टर को करने के लिए कुछ है या नहीं है, मेरे लिए चैलेंजिंग है या नहीं है। तो वो, और सबसे बड़ी बात है कि ये क्लीशेड कैरेक्टर तो नहीं है, मैं तो ये देखता हूँ कि क्लीशेड तो नहीं है, जहाँ पे मुझे करके लगे कि हाँ फिल्म जब ख़त्म हो रही है तो थैंक गॉड यार, मज़ा आया। ये नहीं हो तो फिर कोई मज़ा नहीं, जहाँ जूझना चाहिए, अनकम्फर्ट जोन हो मेरे लिए। मुझे लगे कि ये शायद मेरे बस की बात नहीं है। इतना कुछ अचीव करने के बाद आपको कभी लगा था कि आप मेरे साथ इंटरव्यू करोगे? बहुत ही वाहियात क्लीशे सवाल था ये। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू वेरी बहुत मच, थैंक कुछ, यू। मतलब मैं खुद भी, हम बहुत टाइम बाद इतनी सारी बहुत टाइम बाद मिले हैं, और बहुत सारे लोग जयदीप के साथ आई थिंक हमने 4 फिल्में एक साथ कर ली है, 4 फिल्में एक जिनमें साथ सिर्फ की एक हैं, में हम एक साथ स्क्रीन पे एक थे, साथ screen। अदरवाइज और मुझे हमेशा खुशी होती है जब शूटिंग ये करते रहते तब कोई खास पता नहीं चलता कि ये क्या कर रहा है, लेकिन जब ये स्क्रीन पे आता है जयदीप तब पता चला, ओह इसने ये अच्छा ये सब क्या बस है। सीखते रहते हैं आप जैसे लोगों से देख देख के, जैसे मैं बता रहा था तलाश amazing में, है। ये अपने आप में एक तरह से सिलेबस हो गई थी जब वो फिल्म रिलीज हुई। मैं आपको फिल्म को सिर्फ आपको उसको मैंने रिपीट कर करके देखा है कि क्यों है ये कैरेक्टर अजीब, क्यों इससे आपको बिना बात भय लगता है, उसकी चाल, उसका देखने का तरीका, जो आपने बताया कि आपके पास एक अच्छा रेफरेंस। हाँ, तो आप ऐसे बहुत सारे एक्टर्स के लिए एक्चुअली एक प्रेरणा की स्रोत हो जो आपको देखते हैं। आई जस्ट होप कि लोग उस तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से आपने किया है, क्योंकि सक्सेस जिस तरह से आपको मिली है वो शॉर्टकट नहीं है, बहुत मेहनत हुई है। बहुत लंबा आई जस्ट रास्ता। होप कि वो लोग सिर्फ इस बात को लेके कि अरे नवाज बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते, ये सोच लेके ना भागे, क्योंकि ऐसे लोग करेंगे, क्योंकि वो शाहरुख बनने भी तो आते हैं ना लोग, लेकिन वो जो मेहनत आपने की है या जिसने भी अचीव किया है वो की है, तो लोग शायद उसको पकड़ के रखें, वही हो सकता है, नहीं तो नवाज ऐसे ही थोड़ी बनाया। थैंक यू सो Thank you, मच, guys. Thank थैंक्स you अ so लॉट यार।